हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे खूबसूरत प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी आपको पढ़ा रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, जहां पर आपको हम पूरे साल का कोर्स अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग देंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में जिस तरह से हमें बोर्ड्स में अपने स्कूल एग्जाम्स में लिखने हैं वो तरीके आपको बताएंगे और वही प्रॉब्लम्स आपको कराएंगे जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में आती हैं। फिलहाल हम क्लास 11 की फिजिक्स कर रहे हैं और क्लास 11 की फिजिक्स में आज नया चैप्टर है फोर्सेस एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और आज न्यूटन्स लॉज नहीं बल्कि बेसिक फोर्सेस के बारे में जानकारी लेंगे और इंट्रोडक्शन एंड बेसिक डेफिनेशंस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज जानेंगे। तो नहीं किया है सब्सक्राइब तो भैया सब्सक्राइब कर लो आरटी एकेडमी को और शेयर भी करो आरटी एकेडमी को। पूरे साल अपने स्कूल सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। स्टार्टिंग करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फोर्स क्या होती है? फोर्स क्या होती है इसकी बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। फोर्स की डेफिनेशन लिखी हुई बेटा, एनी फिजिकल एफर्ट नॉट मेंटल, मतलब बॉडी की ऊपर लगाया गया कोई ना कोई एफर्ट। अब फिजिकल एफर्ट को बहुत गौर से अगर आप बच्चों देखोगे तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं और फिजिकल एफर्ट की जगह पर ऐसा सोच लेते हैं कि शायद सच में टच करना इंपॉर्टेंट है। फिजिकल टच इज नॉट इंपॉर्टेंट। फिजिकल एफर्ट का मतलब है कि बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय मैग्नेटिक फील्ड, बाय एनी मींस आपकी कल्पनाओं का हिस्सा ना हो कि आपने सोचा कि हाँ मैं उसको धक्का दे रहा हूं, ये नहीं, आप रियलिटी में कोई एफर्ट कर रहे हैं। फिजिकल एफर्ट, छोटा हो जाए बेटा, फिजिकल एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल, ये इंपॉर्टेंट है। या तो आप किसी को अपनी तरफ घसीट रहे होगे, मतलब कोई बॉडी रखी, या तो कोई बच्चा इसे अपनी तरफ खींच रहा होगा और या तो कोई बच्चा इसे अपने से दूर धक्का दे रहा होगा। जब अपनी तरफ घसीट रहा होगा तो हम इसे पुल बोलेंगे, जब अपने से दूर धक्का दे रहा होगा तो हम इसे पुश बोलेंगे। अपने से दूर ले जाना या अपने पास घसीट के लाना, इन दो तरीकों के अलावा तीसरा तरीका नहीं है। इसलिए हम कहते हैं एनी फिजिकल एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल दैट ट्राइज, ये ट्राइज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। तो मतलब किसी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाने की कोशिश कर पाए, ऐसा पुश या पुल फोर्स कहलाता है। ट्राइज क्यों लिखा है? पुश करोगे या पुल करोगे तो पक्का पक्का हिल ही जाएगा बॉडी। जरूरी नहीं आप दीवार को धक्का मारे, आपकी फोर्स से दीवार हिलने वाली नहीं। इसका मतलब आपकी फोर्स किसी चीज को हिला भी सकती है, चला भी सकती है, रोक भी सकती है। हो सकता है कि ना भी रोक पाए, लेकिन कोशिश फोर्स की जरूर रहेगी। तो हम कहेंगे कि कोई भी ऐसा एफर्ट जो पुश और पुल के फॉर्म में लग रहा हो और उसकी कोशिश ये होगी एनी हाउ बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज कर दिया जाए, ऐसा जो आपका एफर्ट है वो कहलाएगा फोर्स। दिस इज द वंडरफुल डेफिनेशन। एसआई यूनिट को गौर से देखिए बच्चों। एसआई यूनिट क्या कहती है? एसआई यूनिट है न्यूटन। ध्यान रखेंगे बेटा, स्मॉल एन से लिखेंगे पूरा नाम और सिंबल लिखेंगे कैपिटल एन से, मैंने जानबूझ के लिखा है। और सीजीएस यूनिट क्या है? तो डायन और कैपिटल डी इसका सिंबल रहेगा। और यूनिट का कन्वर्जन आपके सामने लिखा है, शायद 9th क्लास 10th क्लास का स्टैंडर्ड में सब पढ़ाया जाता है, तो हमें बेसिकली पता तो है कि 1 न्यूटन में 10⁵ डायन्स होते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स क्या इफेक्ट क्रिएट करता है या कर सकता है? फोर्स लगती है बॉडी पे तो होता क्या है? तो आप बताते हैं क्या होता है। इट कैन चेंज द वेलोसिटी, पहला पॉइंट है इट कैन चेंज द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के ट्री से कुछ बातें निकालिए। वेलोसिटी के ट्री में पहली बात आएगी कि इस वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है। अगर मैग्नीट्यूड है तो इट मे इंक्रीज, इट मे डिक्रीज। मतलब मैं बॉडी को स्पीड अप कर सकता हूं, स्पीड डाउन कर सकता हूं, मैं बॉडी को तेज भगा सकता हूं और तेज कर सकता हूं, बॉडी को स्लो डाउन कर सकता हूं। यानी कि ऐसा भी संभव है कि मैं रेस्ट वाली बॉडी को मूव कर दूं, ऐसा भी संभव है कि मैं मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में ले आऊं। बात तो वही है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, स्पीड अप स्पीड डाउन। क्लियर है मेरी बात? वेलोसिटी के बाद दूसरी चीज होती है डायरेक्शन।
तो हमारे पास अगर हम फोर्स लगाते हैं तो मैग्नीट्यूड बदल सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है, रुकी हुई चीज चलने लग सकती है, चलती हुई चीज रुक सकती है, और चलने वाली बॉडी के डायरेक्शन में चेंज आ सकता है अगर फोर्स काम कर रही है तो ये सब होगा। अच्छा, और क्या कर सकती है? इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। अब बॉटल लीजिए, हाथ में दबा दीजिए, क्रश कर दीजिए, शेप चेंज हो जाएगा। तो हम कहेंगे बॉडी का शेप और साइज चेंज करने का काम भी फोर्स कर सकती है। हम दो तरह की बॉडीज पढ़ते हैं, एक होती है रिजिड बॉडीज और एक होती है बेटा इलास्टिक बॉडीज। इलास्टिक बॉडीज वो बॉडीज हैं जिनका शेप चेंज हो सकता है, रिजिड बॉडी वो हैं जिनका शेप सेम रहता है, चेंज नहीं होता, शेप चेंज नहीं होता। ध्यान रखें, शेप चेंज नहीं होता। और हमारे लिए जो हम बॉडीज पढ़ने वाले हैं वो कौन सी हैं? रिजिड बॉडीज। हमारा सिलेबस रिजिड बॉडीज को लेकर, तो इसका मतलब जो नीचे वाला इफेक्ट है ये हमारे किसी काम का नहीं है, बेकार है। हमारे काम का ये मोशन वाला इफेक्ट है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है ये बेसिकली मोशन से रिलेटेड है। यानी कि जो हम मैकेनिक्स पोर्शन मैंने काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था, तो वो मैकेनिक्स का पोर्शन बेसिकली बॉडीज के मोशन को स्टडी करने का काम कर रहा है। तो हम मोशन से जुड़ी बातें करेंगे, शेप एंड साइज से कोई मतलब नहीं है। हमारा जो सेकंड बुक आएगी उसमें पहला चैप्टर इलास्टिसिटी होगा, वही कर रहे होंगे, यहाँ पर शेप और साइज ही पढ़ाते होंगे। फिलहाल अगले स्लाइड पे चलते हैं। फोर्स कैसी क्वांटिटी? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन भी होगी और उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा। वेक्टर की डेफिनेशन यही नहीं रुकती है, डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, और साथ ही साथ वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करता हो तभी वो वेक्टर होता है। तो फोर्स ये तीनों ही कंडीशंस को फुलफिल करता है और हम कहते हैं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छी बात। फोर्स इज अ कॉज ऑफ मोशन, मतलब स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट जिसे हम कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। उसमें किसी भी प्रकार के चेंज लाने के लिए जो कारण है, जो रीजन है, जो कॉज है, वो हमारी फोर्स है। इसके बाद किसी एक बॉडी पर एक से ज्यादा सेवरल फोर्सेस काम कर सकती हैं, बट इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि इसका स्टेट बदलेगा या नहीं। इट्स अ स्टेट मे चेंज और मे नॉट चेंज। कैसे बोल रहे हो ये बातें? आओ देखो, एकदम सिंपल एग्जांपल है। मान लीजिए एक ब्लॉक है, m मास का है, इधर की तरफ F न्यूटन फोर्स लगाई चुन्नू ने, और इधर की तरफ F न्यूटन फोर्स लगाई मुन्नू ने। मेरे हिसाब से बॉडी नहीं चलने वाली है क्योंकि नेट फोर्स बैलेंस हो चुकी है, नेट फोर्स 0 है। लेकिन अगर यहीं पर चुन्नू और मुन्नू दोनों लोग मिल गए होते तो यहाँ पर दोनों खड़े होते और दोनों अपनी अपनी फोर्स से खींच रहे होते, तो आपको पता चलता है कि बॉडी सच में चलने लग जाएगी। यहाँ पर स्टेट बदल गया, तो बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। आगे देखें, इनर्शिया क्या है? ये बहुत खूबसूरत बात है। यहीं से गैलीलियो साहब और न्यूटन साहब का स्टेटमेंट आता है फोर्स को लेकर। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by the virtue of which it opposes any change in its state of motion or rest। मतलब बॉडी के पास पहले से इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी क्या कर रही है? ये प्रॉपर्टी कह रही है कि कोई भी चेंज आए इसमें, स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में, मतलब रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है। अगर इसके स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में कोई चेंज आता है, रेस्ट से मोशन में लेके आते हो, मोशन में स्पीड बदलते हो, वेलोसिटी बदलते हो, डायरेक्शन बदलते हो, कुछ भी करते हो, इस तरह के चेंजेस लाते हो, तो बॉडी अपोज करती है। बॉडी अपोज करती है। जितना ज्यादा अपोज करेगी उतनी ज्यादा ताकत लगा के तुम्हें उसे मूव कराना पड़ेगा। यानी कि बॉडी अपने आप खुद से अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं ला सकती। ठीक है ना मेरी बात? समझना है इस बात? तो अगर वो अपोज कर रही है, तो अगर तुम उसको नहीं चलाओगे तो बॉडी खुद से चलने वाली नहीं है। यानी बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट स्लैश मोशन को खुद चेंज नहीं करती। यानी अगर आपको इसके स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में किसी भी प्रकार का चेंज चाहिए, तो ये अपने आप तो ये तमाशा नहीं करने वाली, तो यू हैव टू डू सम वर्क। आपको थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, और जो एफर्ट आप इसके स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज करने के लिए लगाएंगे इस बॉडी पर, वो एफर्ट ही आपका फोर्स कहलाएगा। यानी फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन व्हिच ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। अच्छा,
ये इनर्शिया कितने तरह की प्रॉपर्टी है, ये कितने तरह में क्लासिफाई करेंगे इस प्रॉपर्टी को, तो हम तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला स्टेट ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वैसे मोशन वाले इनर्शिया में ही डायरेक्शन इंक्लूड हो जाता है, पर बच्चों को हमेशा डायरेक्शन में प्रॉब्लम रहती है, इस वजह से मैंने तीन हिस्से लिख दिए। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे तो चलना नहीं चाहती है, रेस्ट पे अगर उसे चलाना हो तो तुम्हें फोर्स लगानी पड़ेगी, और जितना ज्यादा उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी उसे चलाने के लिए, तो हम कहेंगे कि उतना ज्यादा इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। जैसे मान लीजिए रोड पे कंकड़ पड़ा है, आप जा रहे हैं, उस छोटे से कंकड़ को आपने अपने पैर से एक किक मारी, वो दूर चला गया। फिर आगे एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा, पहले एक छोटा सा कंकड़ था और अपने पास इन भाई साहब ने इसको किक मारी, ये हो गए, पत्थर चला गया। इसके बाद एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा है और इन्होंने इस बार इसको किक मारी। आनंद की अनुभूति हो जाएगी सेकंड केस में, और फर्स्ट केस में तो ठीक था। अच्छा, ये दूर चला जाएगा, ये हिलेगा भी नहीं। अब ना हिलने का कारण क्या है, कि जो सेकंड बॉडी है इसका मास बहुत ज्यादा है, तो इसने हिलने से मना कर दिया और हम इसको हिला नहीं पा रहे हैं। इसको हिलाने डुलाने चलाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। जितनी ज्यादा फोर्स उसे चलाने के लिए आपको लगानी पड़े, आप कहेंगे उसका इनर्शिया ज्यादा है। चलती हुई बॉडी को मोशन में लाने के लिए मुश्किल हुई, हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी, हम कहेंगे इनर्शिया ज्यादा है। कौन सा इनर्शिया ज्यादा है, रेस्ट का इनर्शिया ज्यादा है। मोशन का इनर्शिया क्या है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है किसी स्पीड से और आप इसे रोकना चाहते हैं, तो यू हैव टू अप्लाई फोर्स, फिर धीरे धीरे रुकेगी, और इसे रोकने के लिए आपको जितनी ताकत लगानी पड़े, आप कहेंगे इनर्शिया उतना ज्यादा था मोशन का। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, ये पेन फेंक कर आपको मारा जाए, मुझे मारा जाए, किसी को भी थोड़ा सा मारते हैं तो फील आएगा कि हाँ लगी। इसके बजाय एक पानी की बोतल है हमारे पास, ये इस पानी की बोतल को फिर फेंक के मारा जाए उतनी स्पीड से, सेम स्पीड से, पेन भी और पानी की बोतल भी, तो आपको पता है कि पानी की बोतल अगर भारी है ये ज्यादा लगेगी। हाँ, मतलब अगर मास ज्यादा है तो मोशन का इनर्शिया भी ज्यादा है रेस्ट के साथ, बात तो सही है। लेकिन अगर यही पेन है और ये पहले आपको धीमे से मारा गया और उसके बाद आपको तेज मारा गया, आप बताइए कब ज्यादा लगेगी, सेकंड केस में। यानी कि आपको समझ आ रहा है कि जब मास ज्यादा था तो भी इनर्शिया ज्यादा था, लेकिन जब मास सेम है दोनों केस में, मैंने पहले धीमे से पेन मारा फिर तेज पेन मारा, तो सेकंड केस में जब स्पीड ज्यादा थी तो भी तकलीफ ज्यादा होती है, यानी रोकने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि इनर्शिया ऑफ मोशन सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता, इनर्शिया ऑफ मोशन मास के साथ उसके स्पीड, उसकी वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन है। अच्छा, ये चीज सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड कर रही है, ये दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, मास और वेलोसिटी दोनों पे। अब क्योंकि मैंने इसको वेलोसिटी वेक्टर बोला है, तो वेलोसिटी वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड से भी है और इसकी डायरेक्शन से भी है, यानी जिस दिशा में पार्टिकल जाना चाहता है ये उसी दिशा में जाना चाहता है। इफ यू वांट टू चेंज द डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, स्टिल यू हैव टू अप्लाई द फोर्स। यानी कि अगर बॉडी पर आप फोर्स लगाएंगे तभी उसकी डायरेक्शन बदलेगी। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और आप चाहते हैं इसका मैग्नीट्यूड ना बदले, लेकिन अगर आप डायरेक्शन भी चेंज करना चाहते हैं, स्टिल यू हैव टू अप्लाई द फोर्स, तब भी आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। और वो डायरेक्शन को मेंटेन करने की इच्छा, उसकी ताकत, उसकी टेंडेंसी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहलाती है। अगली बात आते हैं, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। एंड लिनियर मोमेंटम इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। आपको पता है कि इनर्शिया ऑफ मोशन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था, पहला बॉडी का मास था और दूसरा बॉडी की वेलोसिटी थी। वेलोसिटी इसलिए क्योंकि मैंने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को बच्चा इंक्लूड कर लिया उसमें, ठीक। इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है और ये दो फैक्टर्स से बनने वाली जो क्वांटिटी होगी उसे हम लिनियर मोमेंटम बोलेंगे। लिनियर मोमेंटम को हिस्टोरिकली इसी तरह बनाया गया है कि दो फैक्टर्स पे चीजें डिपेंड कर रही हैं तो उनको क्लब करके एक क्वांटिटी बना दी जाए। तो आइए देखें कि लिनियर मोमेंटम क्या होता है। लिनियर मोमेंटम इज अ सिंपल मैथमेटिकल फिजिकल टर्म जिसको हम p वेक्टर बोलते हैं, and it is nothing but the product of mass and velocity of a quantity। देखिए, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर ऐसा है तो आपको दिखना चाहिए कि जो मोमेंटम है हमारा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या वेक्टर क्वांटिटी है? जब आप यहाँ वेक्टर क्वांटिटी
दूसरी खास बात, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन है। हाँ, क्या इसमें मैग्नीट्यूड है? जवाब है हाँ। डायरेक्शन कौन सी है? तो आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर से लिखा हुआ है, तो p वेक्टर वही होगा जहां हमारा वेलोसिटी वेक्टर है। क्या बकवास लिख दिया? पैरेलल लिख दिया है। पैरेलल का मतलब क्या है? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है? हाँ भाई, वेक्टर क्वांटिटी है तो अलजेब्रा को तो फॉलो करेगा ही करेगा। यूनिट क्या बनेगी? तो एसआई यूनिट अगर आप देखने की बच्चा कोशिश करें, बाद में हम सीजीएस भी कन्वर्ट कर लेंगे उसको। आप अगर एसआई लिखें तो एसआई यूनिट लिखेंगे मास की किलोग्राम और स्पीड की मीटर पर सेकंड, या वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, या बनेगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपके बच्चा एसआई और सीजीएस। अब अगर मैं कहूं कि किसी पार्टिकल की जिसका मास 2 किलोग्राम से, इसकी वेलोसिटी इन सम रेफरेंस फ्रेम वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, तो बताइए इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा? तो आप कहेंगे मास टाइम्स वेलोसिटी, यानी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप। ये आपका लीनियर मोमेंटम आ गया। आप इस तरह से लीनियर मोमेंटम नोट डाउन करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आसान है। जी हाँ, बिल्कुल आसान। अच्छा, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कितनी तरह की फोर्सेस होती है? मैंने अपने पहले लेक्चर में जब हम लोग फिजिकल वर्ल्ड कर रहे थे तो वहां पे ये 4 फोर्सेस करी थी। दुनिया में किस किस तरह से, क्या नेचर है फोर्सेस का, वो किस तरह से लग रहे हैं, उनके मैकेनिज्म के बेसिस पे 4 हिस्सों में तोड़ते हैं। वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अदर इज ग्रेविटेशन, उसके बाद 2 आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर। ये 10⁻⁻15 मीटर्स के रेंज में लगती है, और ये भी 10⁻⁻15 और इवन लेस के रेंज में लगती है। तो ये फोर्सेस हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा हम एनकाउंटर नहीं करते। ग्रेविटेशनल फोर्स में हमारे आपके बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मेरे और इस बोर्ड के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मेरे और इस पेन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसे हम Gm1 m2/r² से डिनोट करते हैं। लेकिन आपको पता है इस G की जो वैल्यू है वो 6.67 10⁻11 होती है, जिसकी वजह से ये इतना छोटा ऑर्डर है कि फोर्स इतनी छोटी होती है हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो जो एक सिग्निफिकेंट फोर्स ग्रेविटेशनल टाइप की हमारी लाइफ में हम एनकाउंटर करते हैं वो है हमारा या किसी भी चीज का वेट, यानी धरती माता हमें कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही हैं, यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय अस और एनी ऑब्जेक्ट बाय अर्थ। फोर्स exerted by earth on any object like us or some objects around us। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? चार्जेस की वजह से लगने वाली फोर्स, हम पहले भी कर चुके हैं इसे, चार्जेस की वजह से लगने वाली फोर्स, ड्यू टू चार्जेस। अच्छा, सारी नॉन कांटेक्ट है, सारी नॉन कांटेक्ट। अगले पे आते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन सी हैं? कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट। और जब हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट का, तो हम कहते हैं फिजिकल कांटेक्ट इज नेसेसरी, और यहां क्या कहते हैं? फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी। अच्छा, ये फिजिकल कांटेक्ट का क्या मतलब है? कुछ खास मतलब नहीं। जो फिजिकल कांटेक्ट है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कोई चीज एक दूसरे को टच करती ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, 2 पार्टिकल्स एक दूसरे को कभी कट नहीं करते, टच नहीं करते। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोलिजन का मतलब होता है व्हेन 2 पार्टिकल्स आर कमिंग टुगेदर और वो दूर से ही डेविएट हो गए, ये कोलिजन है। रियल लाइफ में एटॉमिक लेवल पे चीजें कोलाइड नहीं करती, हम दूर से जो डेविएशंस हैं उन्हें ही कोलिजन मानते हैं। पर रियल लाइफ में अगर हम टच कर रहे हैं 2 चीजों को, तो हमारे लाइफ में जो दूरियां हम देख पाते हैं, परसीव कर पाते हैं, उससे बहुत ज्यादा पास आ गए हैं पार्टिकल्स, हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि अभी दूर हैं कि नहीं, तो हम इसे टच बोल देते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजों को टच में बोला जा रहा है। जैसे अगर आते हैं कि नॉर्मल एक फोर्स होती है रिएक्शन फोर्स, इसके बाद अगर आप फ्रिक्शन को देखें, बिना कांटेक्ट के फ्रिक्शन नहीं आएगा। रस्सी में आप लटक जाइए तो आपको टेंशन बिना कांटेक्ट के नहीं मिलेगी। इसी प्रकार नॉन कांटेक्ट में आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस प्लस के बीच में फोर्स होती है रिपल्शन की, मैग्नेटिक
बिना कांटेक्ट के लग सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिना कांटेक्ट के लग सकती है। हम एक दूसरे से काफी दूर दूर रहकर भी एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। These are the classifications. कुछ फोर्सेस हैं, जैसे इनका क्लासिफिकेशन बताते हैं। वेट कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल टाइप की फोर्स है। क्या फोर्स है ये बताते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है और ये अर्थ का मान लीजिए कि रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये है फोर्स exerted by अर्थ ऑन अस, हमारे ऊपर जो अर्थ फोर्स लगा रही है। मान लीजिए कि कोई बॉडी यहाँ है, कोई बॉडी यहाँ है, तो लॉजिकली अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इसको हम लिखेंगे Gme/r² टाइम्स हमारा मास। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये पोर्शन कहलाता है स्मॉल g। स्मॉल g इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अभी फ्री फॉल वाले पार्ट में मैं ये आपको डिटेल में बता के आया हूं। तो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट mg। और यही चीज हम कह देते हैं कि जो भी बॉडी खड़ी थी उसका वेट है। क्या है बेटा? वेट। हम कहते हैं कि हमारे वेट mg इज नथिंग बट वेट। तो वेट के लिए एक फॉर्मूला बन गया है। और क्योंकि अर्थ ऑलवेज अट्रैक्ट्स अ बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो हमारे लिए जो वेट की डायरेक्शन होने वाली है बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ध्यान दीजिएगा कि वर्टिकल डाउनवर्ड्स ही रहेगी, ये चेंज नहीं। अगले फोर्स पे आते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। व्हाट इज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? चलो देखो, मान लो कौन से टाइप की फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। हमारे पास एक ब्लॉक रखा इस तरह से, एंड आई होप कि ये कांटेक्ट में है, अच्छी बात है। नीचे जो है वो सरफेस है। अब इसका वेट तो नीचे काम कर ही रहा था, जिसको हम mg बोल रहे थे, अच्छी बात। अगर टेबल के ऊपर रखा है तो फिर ये दब रहा है तो इसे नीचे चले जाना चाहिए, पर टेबल उसे रोक रही है क्योंकि बॉडी ऊपर रखी है, दबना चाहता है, तो टेबल रोक रही है कि मत जाओ नीचे। तो टेबल ने कुछ ना कुछ इस पे फोर्स लगा रखी होगी। तो जो फोर्स इस तरह से लग जाती है एक दूसरे के ऊपर, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, जो कंप्रेशन की टेंडेंसी पर आती है। कंप्रेशन की टेंडेंसी पर आती है। अगर ये नीचे का ब्लॉक या नीचे का जो सरफेस है, जो फ्लोर है, वो अगर ब्लॉक पर ऊपर लगा रहा है फोर्स, तो हमारा ब्लॉक भी तो कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है सरफेस को, तो सरफेस पर वो भी नॉर्मल लगाएगा। ये नॉर्मल जो है वो तब आती है जब टेंडेंसी ऑफ कंप्रेशन होता है। टेंडेंसी ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेस हो जाए इस बात की गारंटी नहीं है, पर दबाने की कोशिश की जा रही है, तब नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होती है। इसकी जो बहुत खास बात है बच्चों, वो ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस काम करती है। परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस, ऑलवेज जो हिस्सा कांटेक्ट में आ रहा है उस सरफेस के परपेंडिकुलर ये फोर्स काम करेगी। इसी वजह से इस रिएक्शन फोर्स का नाम नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है मेरी बात? आप देखें, ये हिस्सा कांटेक्ट फोर्स है, उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लग रही है। इसी तरह इफ आई ड्रॉ दिस काइंड ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन, ऐसे ये एंगल बेटा थीटा है हमारा, और इसको ऐसे करें, यहां ले आए, रख दिया हमने। ये m मास की बॉडी, और मैं कहूं कि क्या इसका वेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो तुम कहोगे कि हाँ सर वेट तो काम कर ही रहा है, क्योंकि वर्टिकल डाउनवर्ड्स तो वेट को लगना ही है, तो हम इसका mg नीचे लगा देते हैं। अब आप देखिए गौर से कि mg का एक कंपोनेंट इसे दबा रहा होगा और mg का एक कंपोनेंट इसे ड्रैग करके नीचे ला रहा होगा। थीटा 90 90 माइनस थीटा थीटा। गौर से देखें बच्चों, ये हमारे पास तीन एंगल्स हैं ऐसे, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी थीटा है। तो जहां थीटा है वहां cos थीटा है, और जहां थीटा से दूर वाली बातें हो गई हैं वहां पे sin थीटा है। क्लियर है मेरी बात? तो आप देखें, जो इसे ड्रैग करके ला रहा है वो ला रहा है, पर mg cos थीटा इससे दबाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस इस दिशा में नॉर्मल फोर्स आएगी। सर ऐसे कैसे लगा दे रहे हो? लगा देंगे भाई, ये कांटेक्ट की फोर्स है, कांटेक्ट की सरफेस है ना, जब ये कांटेक्ट की सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर ही तो फोर्स लगेगी। जवाब है हाँ, बात तो सही तुम्हारी। तो आगे देखो, मान लीजिए कि स्पीड ब्रेकर आ गया। अब स्पीड ब्रेकर पे
कोई मान लीजिए साइकिल खड़ी है इस तरह से, इस तरह से कोई साइकिल। अब जो साइकिल है तो लॉजिकली इसका वेट तो नीचे काम कर रहा होगा और वेट की वजह से अब चिपक रहे होंगे एक दूसरे पर, कंप्रेशन की टेंडेंसी आ रही होगी। तो किस तरह से नॉर्मल रिएक्शन लिखी जाए? तो नॉर्मल रिएक्शन जो है बेटे तो ध्यान रखिएगा ऐसे आती है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, और अगर कर्वीलिनियर कांटेक्ट सरफेस हो तो कर्वीलिनियर सरफेस पे जहां कांटेक्ट हो वहां पे टेंजेंट बना लीजिए, और उसके बाद उस टेंजेंट पे कांटेक्ट के पॉइंट पर अगर आप नॉर्मल बनाएंगे तो वो शुद्ध रूप से हमारा परफेक्ट नॉर्मल होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब भी कभी कर्वीलिनियर सरफेस आए तो आपके दिमाग में टेंजेंट्स आनी चाहिए और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हमारा नॉर्मल होगा, और ये दिशा होगी बेटा हमारे नॉर्मल की। कोई परेशानी वाली बात नहीं। मान लीजिए कोई स्फेरिकल बॉडी जैसे ये पेन, मान लीजिए कि ये कहीं ऐसे कहीं ऐसे किसी कोण में फंसी हुई है, फंसी अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं, फंसी रहने दो, पर आपको दिख रहा है कि ये इसका सेंटर है। क्लियर है सेंटर? अब जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस और परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस। ये आपको परपेंडिकुलर कैसे दिख रहे हैं? अरे ये टेंजेंट है कि नहीं, ये टेंजेंट है कि नहीं है, तो टेंजेंट पे अगर तुम्हें नॉर्मल बनानी है तो तुम्हें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब है कि अगर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो वो रेडियस होनी चाहिए, और रेडियस पक्का सेंटर से पास होगी। तो जब भी कभी स्फेरिकल काइंड ऑफ बॉडी आ जाए तो उस पर परपेंडिकुलर बनाने का तरीका होता है कि हम हमेशा सेंटर से पास करती हुई नॉर्मल ड्रॉ कर दें, ये तरीका है। अच्छा, और बना के दिखाइए, और बना देते हैं आपके लिए, एक एग्जांपल और बना देता हूं। ये डबल डेकर केक, ट्रिपल डेकर केक, मान लीजिए कि नीचे चलो ग्राउंड भी बना देते हैं इस तरह से। तो आप देखें कि ग्राउंड ने इस नीचे वाले ब्लॉक पर ऊपर नॉर्मल लगाया होगा, नीचे वाले ब्लॉक ने नॉर्मल लगाई होगी ग्राउंड पर नीचे। ये नीचे वाली जो नॉर्मल है, जो डाउनवर्ड लग रही है, ब्लॉक पर नहीं, ये टेबल पर है, टेबल को नीचे दबाया जा रहा है। तो टेबल को अगर नीचे दबाया जा रहा है तो टेबल पर फोर्स नीचे आ रही है, और टेबल बचने के लिए इस ब्लॉक पर ऊपर फोर्स लगा रही है, तो इस पे ऊपर आ रहा है। तो ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो नीचे वाले को नीचे दबा रहा है, किसी नॉर्मल 2 से इसे 1 लिख देते हैं। तो नीचे वाला ब्लॉक भी ऊपर वाले को ऊपर धक्का दे रहा है कि नीचे मत गिरना, तो ये N2 आ रहा है। इसी प्रकार से ऊपर वाला ब्लॉक इस बीच वाले ब्लॉक को धक्का मार रहा है, और नीचे वाला जो बीच वाला ब्लॉक है ये ऊपर वाले को N3 से ही धक्का मार रहा है। अब देखिए कि किस किस तरह की आपस की म्यूचुअल फोर्सेस हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये N2 N3 ऊपर और बीच वाले ब्लॉक के बीच में, N2 बीच वाले और नीचे वाले ब्लॉक के बीच में, N1 नीचे वाले ब्लॉक और बेस के बीच में। ये फोर्सेस लिखनी आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगली वैरायटी टेंशन फोर्स की बात करते हैं। टेंशन फोर्स क्या है समझें। जैसे हमारे पास एक रस्सी है और ये रस्सी थी, और इस पर ऐसे कुछ लगा दिया गया और कहा गया कि इसका वेट नहीं काम कर रहा है। हम कहेंगे हाँ वेट तो काम कर ही रहा है, और जब वेट काम कर रहा है तो तुम कहोगे अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे ही तुम ये बहुत टंगोगे तो रस्सी लंबी होने लग जाएगी, खींचने लग जाएगी। रस्सी एलोंगेट तो नहीं हो सकती ज्यादा, तो रस्सी क्या बदतमीजी करेगी, टाइट होने लग जाएगी, और रस्सी टाइट होकर इस ब्लॉक को ऊपर खींचेगी, और रस्सी की टाइटनेस से ब्लॉक पे लगने वाली फोर्स टेंशन कहलाती है। लग ब्लॉक पे रही है, रस्सी की वजह से लग रही है। तो ये रस्सी क्या ऊपर वाले कील को नहीं खींचेगी नीचे, जो रिजिड सपोर्ट तुमने लगा रखा है। हल्की कील लगाओगे, भारी चीज तो टांग दोगे तो कील टूट जाएगी। इसका मतलब रस्सी ने ऊपर वाली चीज को भी नीचे की तरफ खींचा था, और उतनी ही टेंशन से। क्लियर है मेरी बात? और एग्जांपल देखो बच्चा, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, मैंने इसको थीटा बोला। आप मान लीजिए कि यहां पर एक रिजिड सपोर्ट है, इस तरह से, और हमने इसको एक रस्सी से बांध रखा है।
ठीक है भैया, थोड़ा नीचे कर देते हैं, सुंदर लगेगा। अब इसको एक रस्सी से बांध दिया। जब तुम इसे एक रस्सी से बांध दोगे तो तुम कहोगे कि यार ये तो नीचे जा रहा था, अभी अभी हम लोगों ने ये सिस्टम बनाया भी था कि शायद ये mg sin थीटा से नीचे जाता है, तो लॉजिकली टेंशन ऊपर ऊपर काम करेगी, ये टेंशन ऐसे आ जाएगी, अलोंग दैट स्ट्रिंग आएगी। तो टेंशन जो है वो हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग काम करेगी। और एक बात और, एक स्ट्रिंग एक टेंशन। क्या मतलब इस बात का कि अगर रस्सी एक है, बदल नहीं रही, क्लैंप नहीं हो रही, पकड़ा नहीं जा रहा, मोड़ा नहीं जा रहा, एक ही रस्सी है, तो जो टेंशन एक एंड पे आएगी वही टेंशन दूसरे एंड पे आएगी। आप देखिए रस्सी की तरफ दोनों एंड से, रस्सी की तरफ स्ट्रिंग की तरफ दोनों एंड से ये टेंशन लग रही है। तो टेंशन का तरीका क्या होगा, अगर तुम इस पे ब्लॉक टांगते हो तो रस्सी elongate होना चाहती है, मतलब elongate करना चाहते हो तुम इस ब्लॉक को टांग करके, लेकिन रस्सी चाहती है कि elongate ना हो, इस वजह से वो दोनों तरफ से अंदर फोर्स लगाना चाहती है। यानी तुम जब ब्लॉक टांगते हो तो तुम रस्सी को elongate करना चाहते हो, एंड टेंशन फोर्स ट्राइज टू कंप्रेस द स्ट्रिंग, उसे लंबे होने देना नहीं चाहती। यानी कि हम लिखेंगे टेंशन tries to compress the string। टेंशन फोर्स स्ट्रिंग को कंप्रेस होने से रोकना चाहती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इस तरह से टेंशन लगती है। और कुछ जुगाड़ है टेंशन का, बहुत सारे जुगाड़ है टेंशन के, जैसे मान लीजिए कि एक बढ़िया से पुली बना लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, ये रिजिड सपोर्ट से बांध दिया है, ध्यान रखना, नीचे कील गाड़ दी है, ये ब्लॉक टांग दिया इसमें, एम मास का ब्लॉक है, और आपको तुरंत दिखने लग जाएगा बच्चों कि नीचे की तरफ इसका वेट तो काम कर ही रहा है, तो रुक नहीं सकता, वेट की वजह से elongate होने की कोशिश करेगा, आप इस पर टेंशन जनरेट होता हुआ देखेंगे, यहाँ से ऐसे टेंशन, रस्सी वो ही घूम कर आ रही है, बदल नहीं रही है, इस वजह से टेंशन और इस वजह से टेंशन बराबर। अब देखें नीचे नीचे टी टी, ये दो तरफ से रस्सियां इस पुली को नीचे खींच रही हैं, तो दो तरफ से फोर्स लग रही है, तो ऊपर जो नई वाली टेंशन है वो डबल हो जानी चाहिए ताकि इस पुली को रोक पाए, वरना पुली नीचे आ जाएगी, पुली क्योंकि रुकी हुई है, तो ऊपर वाली स्ट्रिंग में ज्यादा टेंशन, नीचे वाली स्ट्रिंग में कम टेंशन, इस तरह से टेंशन मार्क करी जाएंगी। कोई दिक्कत वाली बात? जवाब है नहीं। एक और एग्जांपल बेटा कर लेते हैं लास्ट, ठीक, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कोई जोन है, यस है, और यहां पर सपोज करिए कि आपके पास नन्ही नन्ही सी पुलिस लगी हुई है, ऐसे, इस प्रकार से, और यहां पे एक बच्चा गिर रहा है और उस पर दो रस्सियां टांगी गई हैं, इस तरह से और इस तरह से, और इसको इधर और इसको इधर रस्सी, और लोग मिलकर इस तरफ कोई फोर्स लगा रहे हैं और इस तरफ कोई फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल, और इसे रोका जा रहा है, गिरने से बचाया जा रहा है। तो यू सी कि यहाँ पे कोई टेंशन आएगी और यहाँ पे कोई टेंशन आएगी। सर T1 T2 कैसे लिख दिया? ये दोनों अलग अलग रस्सियां हैं, अलग अलग रस्सियां हैं तो टेंशन भी अलग अलग होगी। हो सकता है कि वो टेंशन बराबर हो जाएं, लेकिन आप गारंटी नहीं कर सकते। If I give some symmetry कि मैंने यहाँ से कहा कि वर्टिकल से थीटा एंगल है और यहाँ से भी थीटा एंगल है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढ़ाते वक्त मैं सिखा दूंगा कि हाँ बराबर आएंगे, बट यू कैन नॉट गिव अ गारंटी कि हाँ दोनों बराबर होंगी। तो टेंशन मार्क करने का ये तरीका, यहाँ पे टेंशन मार्क करने का ये तरीका, यहाँ पे टेंशन मार्क करने का ये तरीका, जो लोग इन्हें खींच रहे हैं ये पीछे की तरफ, उन पर टेंशन मार्क करने का ये तरीका है कि इधर टेंशन आएगी, पुली पर इधर आएगी, पुली पर इधर आएगी, इस ब्लॉक पर ऊपर आएगी, इस ब्लॉक पर ऊपर आएगी। These are the methods how we plot the tension of how we denote the tension की उसकी डायरेक्शन कहाँ है। रस्सी में हम रिप्रेजेंट करेंगे, ब्लॉक पर टेंशन लग रही होगी, इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, लिख देते हैं एक बार, स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करेंगे
ब्लॉक पर फोर्स लगेगी। रस्सी में रिप्रेजेंट करेंगे और ब्लॉक पर टेंशन लगेगी। इंपॉर्टेंट, ये टेंशन की कहानी। बस आज जनरल इंट्रोडक्शन एक्सेट्रा की कहानी खत्म और अब आ गई घड़ी आपको धन्यवाद बोलने की। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, छोटी छोटी फोर्सेस बताई कैसे काम करती हैं, कैसे लगती है, उनका नेचर क्या है। क्योंकि जब फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ करेंगे उसके बाद जब रेमेडीज बनाएंगे तो यही फोर्सेस बनाना, लिखना, इनका काम, इनका नेचर आपको इंपॉर्टेंट सिखाया जाएगा। पूरे चैप्टर में इन फोर्सेस से ही डील करना और कोई काम नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड अगेन। ये हमारी पता है भाई, सारे टीचर्स आकर आपको धन्यवाद जरूर बोलते हैं। और पूरे साल का कोर्स अगर आपको सीखना हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरे साल 11th 12th का पूरा कोर्स हम आपको पढ़ाएंगे आपके स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह, मैं आपको आरटी अकेडमी पे पढ़ा रहा हूँ। शेयर नहीं किया है तो शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगली बार अगले लेक्चर में मिलेंगे हम, तो करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और बहुत सारी उनकी प्रॉब्लम्स। तब तक के लिए